यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र से घिरे एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में जन्मा था। वो बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन वही भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वो बनेगा मिसाइल मैन, वो बनेगा भारत का राष्ट्रपति और उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साल था 1931। रामेश्वरम की गलियों में नारियल के पेड़ों के बीच बसी एक सादा सी झोपड़ी में एक तमिल मुस्लिम परिवार रहता था। यहीं जन्म हुआ अब्दुल कलाम का। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे। ईमानदारी और सादगी उनके जीवन का आधार थी। उनकी माता आशियम्मा दयालुता की मिसाल थी। गरीबी के बावजूद वह हर जरूरतमंद को खाना खिलाना नहीं भूलती थी। कई बार घर में खुद के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था, पर उनकी मां कहती, बेटा जब तक दूसरों का पेट नहीं भरेगा हमारा पेट भी खाली ही रहेगा। यही संस्कार, यही संवेदना कलाम के दिल में हमेशा के लिए बस गई। कलाम को बचपन से ही उड़ने वाले पक्षी बहुत पसंद थे। वो घंटों आसमान की तरफ देखकर सोचते, क्या मैं भी कभी ऐसे उड़ पाऊंगा। शायद उसी क्षण उनके भीतर एक सपना जन्मा था, उड़ान का सपना। एक ऐसी उड़ान जो उन्हें आसमान से भी ऊंचा ले जाने वाली थी। दिन में स्कूल, रात में अखबार बांटना। कलाम ने छोटी उम्र से ही मेहनत करना सीख लिया था। कभी शिकायत नहीं की, कभी हालात से हार नहीं मानी। उनके पिता अक्सर कहा करते, सच्ची सफलता पैसों से नहीं किरदार से मापी जाती है। कलाम के गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक परिवार की तरह रहते थे। मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान दोनों एक साथ गूंजती थी। वो कहते थे, भारत की आत्मा उसकी एकता में बसती है। कौन जानता था कि यह छोटा सा बच्चा जिसे उड़ते पक्षियों से प्यार था, एक दिन पूरे भारत को उड़ान देना सिखाएगा। यही थी अब्दुल कलाम की शुरुआत। एक छोटे से गांव से बड़े सपनों की तरफ, जहां गरीबी थी पर आत्मविश्वास उससे भी बड़ा था। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। रामेश्वरम का वह बालक अब जवान हो चुका था, जिसे बचपन से उड़ान का सपना था। अब वो उस सपने को सच करने के रास्ते पर निकल पड़ा था। अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उन्हें विज्ञान से गहरा लगाव था, पर असली मोह था आसमान से। वो हर किताब में, हर प्रयोग में, हर विचार में बस एक ही चीज देखते, उड़ना कैसे संभव है। और इसी जुनून ने उन्हें पहुंचाया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मिट, चेन्नई, जहां उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। मिट में पढ़ाई आसान नहीं थी। पैसे की कमी हमेशा साथ थी। फीस चुकाने के लिए उन्होंने अपनी बहन से गहने गिरवी रखवाए। दीदी ने मुझ पर भरोसा किया था। अब मुझे साबित करना था कि उनका विश्वास सही था। कलाम ने दिन रात मेहनत की। वो अपने दोस्तों से कहते, मैं रॉकेट नहीं बना रहा, मैं अपना भविष्य गढ़ रहा हूं। उनके प्रोजेक्ट्स में अक्सर गलतियां होती, पर हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती। वो असफलता से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी गुरु मानते थे। कई महीनों की मेहनत के बाद उनका पहला बड़ा डिजाइन तैयार हुआ, एक छोटा एयरक्राफ्ट मॉडल। जब वो इसे अपने प्रोफेसर को दिखाने गए, तो प्रोफेसर ने कहा, कलाम तुम्हारा डिजाइन अधूरा है। तुम्हारे पास बस 3 दिन है इसे पूरा करने के लिए। 3 दिन और काम अधूरा। नींद गायब, खाना गायब, सिर्फ जुनून बाकी था। कलाम ने लगातार 3 रातें बिना सोए काम किया। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, उनका प्रोजेक्ट तैयार था। प्रोफेसर ने देखा, मुस्कुराए और कहा, अब्दुल, आज तुमने खुद को साबित कर दिया है। वो दिन कलाम के जीवन का पहला सच्चा लॉन्च डे था। उन्होंने जाना, अगर दिल से मेहनत करो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। 2 जगह आवेदन किया। एक था भारतीय वायुसेना और दूसरा DTDPA, डिफेंस रिसर्च। वायुसेना का चयन टेस्ट देहरादून में हुआ। कलाम ने पूरी कोशिश की, पर वो आखिरी सूची में जगह नहीं बना पाए। वो निराश थे। सपना जैसे टूट गया था।
उन्होंने पहाड़ियों पर जाकर अकेले समय बिताया। वो सोचते रहे, क्या मैं उड़ान के लिए नहीं बना? उसी वक्त उन्हें मिले एक संत, स्वामी शिवानंद। स्वामी जी ने कहा, बेटा, असफलता अंत नहीं होती। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देते, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा होता है। वो दिन, वो शब्द कलाम के भीतर फिर से ज्वाला बनकर जल उठे। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं खुद नहीं उड़ सकता तो मैं दूसरों को उड़ना सिखाऊंगा। और यही सोच उन्हें ले गई डीआरडीओ और फिर इसरो तक, जहां उन्होंने भारत को पहली बार अंतरिक्ष में उड़ाया। इस तरह एक असफलता ने जन्म दिया एक नए सफर को, भारत की मिसाइल यात्रा को। और अब्दुल कलाम ने सीखा, असफलता वो ईंधन है जो सफलता को उड़ान देता है। कलाम अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वो अब न सिर्फ उड़ना चाहते थे, बल्कि चाहते थे भारत को उड़ता देखना। साल था 1958। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ से की। यहां उन्होंने छोटे विमानों और मिसाइल प्रोटोटाइप्स पर काम किया, लेकिन उनका दिल अब भी आसमान में था। वो सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष तक पहुंचना चाहते थे। फिर आया वो पल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्हें बुलाया गया इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। भारत अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, पर साधन बहुत कम थे। न कोई बड़ी प्रयोगशाला, न कोई लॉन्च पैड, बस कुछ जज्बा और असीम भरोसा। उनका नया कार्यस्थल था थुम्बा, केरल का एक छोटा सा मछुआरा गांव। वहां नारियल के पेड़ थे, समुद्र की लहरें थीं, और एक पुराना चर्च जो अब भारत की पहली रॉकेट लैब बनने वाला था। हां, एक चर्च। वहीं वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण रखे, वहीं बैठकर उन्होंने गणनाएं की, और वहीं से भारत की पहली रॉकेट उड़ान की योजना बनी। कलाम उस टीम का हिस्सा बने जो भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने जा रही थी। दिन रात तैयारी चलती रही। कभी पुर्जे अमेरिका से आते, कभी एक वैन में भरकर पूरे शहर से ले जाए जाते। सारा काम जुगाड़ से होता था, लेकिन जोश किसी चीज से कम नहीं था। अंततः वह दिन आया, 21 नवंबर 1963। भारत का पहला रॉकेट तैयार था। छोटा था, पर सपनों से भरा हुआ। वो रॉकेट जिसे ट्रक में लादकर लॉन्च साइट तक ले जाया गया, और उसका सिरा साइकिल पर रखकर ले जाया गया था। कलाम कहते थे, हमारे पास पैसा नहीं था, पर हमारे पास जुनून था। सारे वैज्ञानिक सांसें थामे खड़े थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। आकाश में एक आग की लकीर चमकी और भारत का सपना आसमान छू गया। वो छोटा सा रॉकेट नहीं था, वो एक राष्ट्र का आत्मविश्वास था, एक गरीब देश का संदेश था। हम भी कर सकते हैं। उस पल अब्दुल कलाम ने महसूस किया, उनकी जिंदगी की दिशा तय हो चुकी है। अब उनका मिशन था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। थुम्बा के उस चर्च से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर धीरे धीरे इसरो के आधुनिक केंद्रों तक पहुंचा। वहीं से जन्म हुआ रोहिणी, एसएलवी और आगे चलकर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का। कलाम को उस दिन समझ आया, सच्ची उड़ान इंसान नहीं भरता, भरता है उसका सपना। थुम्बा के आकाश में उड़ते उस पहले रॉकेट के साथ भारत ने भी अपनी पहली सच्ची उड़ान भर ली थी। और अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भारत के उड़ान गुरु बन चुके थे। भारत अब उड़ान भरना सीख चुका था, पर अब वक्त था उड़ान को दिशा देने का। इसरो में वर्षों की मेहनत के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को बुलाया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में एक नए मिशन के लिए, एक ऐसे मिशन के लिए जो भारत की सुरक्षा को नई परिभाषा देने वाला था। साल था 1982। कलाम ने इसरो की सुखद ऊंचाइयों को छोड़कर डीआरडीओ की सादगी भरी प्रयोगशाला का रास्ता चुना। कई लोग हैरान थे, क्योंकि इसरो में वो सफल थे, सम्मानित थे। फिर भी उन्होंने नया रास्ता चुना। पर कलाम कहते थे, कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां से देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
भारत ने तब तक विदेशी तकनीक पर निर्भर रहकर मिसाइलें खरीदी थी, लेकिन अब देश चाहता था अपनी स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, और इस मिशन की कमान सौंपी गई डॉक्टर अब्दुल कलाम को। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। इसमें 5 मिसाइलें विकसित करनी थी। पृथ्वी जमीन से जमीन तक मार करने वाली, त्रिशूल छोटी दूरी की रक्षा मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, नाग टैंक विरोधी मिसाइल और अग्नि भारत की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल। देश के पास पैसा कम था, पर वैज्ञानिकों के पास सपना बड़ा था। दिन रात काम होता, कई बार बिजली नहीं होती तो दियों की रोशनी में डिजाइन बनते। हर गलती एक नई सीख थी। कलाम अपने साथियों को हमेशा कहते, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। पहला बड़ा माइलस्टोन था पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण। साल था 1988। रेगिस्तान की तपती धूप में सैकड़ों वैज्ञानिक काउंटडाउन के सामने खड़े थे। 3, 2, 1। आग की लपटें आसमान में उठीं और भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल ने उड़ान भरी। वो सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं थी, वो भारत की आत्मा की जीत थी। कलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब भारत झुकेगा नहीं। इसके बाद आया अग्नि का दौर, एक ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी तक मार कर सके। इसकी सफलता ने दुनिया को दिखा दिया, भारत अब किसी का मोहताज नहीं। कलाम कहते थे, हमारे हथियार विनाश के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हैं। उनकी टीम में सैकड़ों युवा इंजीनियर थे, जिन्हें वो अपने बेटे और बेटियां कहते थे। वो हमेशा सिखाते, सफलता टीम से आती है, अहंकार से नहीं। मिसाइलों का सपना अब सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं था, वो बन चुका था भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक। कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया, पर उन्होंने हमेशा कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, यह देश की टीम की उड़ान है। तुम्बा के चर्च से शुरू हुआ सफर अब पोखरण की धरती तक पहुंच चुका था। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा था और आसमान उसकी मुट्ठी में था। राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत की लहरें, और उस सन्नाटे में एक राष्ट्र की सांसें थमी हुई थीं। साल था 1998। स्थान पोखरण परीक्षण स्थल। भारत तैयार था एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम अब DRDO के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके साथ थे भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदंबरम। दोनों एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान की बात थी। एक ऐसा परीक्षण जो दुनिया को दिखा सके, भारत किसी से कम नहीं। पर यह मिशन पूरी तरह गोपनीय था। हर कदम छिपाकर उठाया गया। उपकरण रात के अंधेरे में ट्रकों से लाए गए। वैज्ञानिक साधु संतों के वेश में काम पर पहुंचते थे। पोखरण की तपती जमीन पर कलाम अपनी टीम के साथ खड़े थे। उनके माथे पर पसीना था, पर आंखों में विश्वास। हम यह कर सकते हैं, उन्होंने अपनी टीम से कहा। 11 मई 1998 सुबह 10:13 भूमिगत बंकर से एक सिग्नल भेजा गया। सभी निगाहें मॉनिटर पर टिकीं। कुछ ही क्षणों में धरती हिल गई, रेत का गुबार आसमान तक उठा और फिर सन्नाटा। पोखरण की धरती ने इतिहास रच दिया था। भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण पूरे किए। दुनिया चौंक गई। कुछ ने निंदा की, कुछ ने सराहा, पर भारत ने सिर ऊंचा कर दिया। कलाम मुस्कुराए, आंखों में नमी थी, पर दिल में गर्व। अब कोई भारत को कमजोर नहीं कह सकता। उस दिन एक राष्ट्र का सपना पूरा हुआ, और उस सपने के केंद्र में था एक साधारण, विनम्र, मुस्कुराता हुआ वैज्ञानिक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें कभी घमंडी नहीं बनाया। वो कहते थे,
विज्ञान का असली उद्देश्य विनाश नहीं, शांति और विकास है। पोखरण के बाद देश भर में एक ही नाम गूंजने लगा, मिसाइल मैन। बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। कलाम कहते थे, अगर तुम बड़े सपने देख सकते हो तो उन्हें सच करने की ताकत भी तुम्हारे भीतर है। कलाम ने बच्चों से कहा था, मुझे राष्ट्रपति नहीं, बस तुम्हारे सपनों का साथी समझो। साल 2002 में भारत ने उन्हें राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी। वो बने भारत के जनता के राष्ट्रपति, पर उन्होंने कभी अपने भीतर के वैज्ञानिक को नहीं खोया। राष्ट्रपति भवन के भव्य कमरों में भी वो बच्चों से मिलते, उनसे पूछते, तुम्हारा सपना क्या है? उनकी जिंदगी का हर अध्याय, हर असफलता, हर सफलता एक संदेश बन गया। जिंदगी में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है विश्वास अपने आप पर। पोखरण की वो गूंज आज भी सुनाई देती है, क्योंकि वो सिर्फ विस्फोट की आवाज नहीं थी, वो थी भारत के आत्मविश्वास की आवाज। और उस आवाज के साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा के लिए अमर हो गए। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक सपनों को सच करने वाला इंसान। यह था अध्याय 5, पोखरण की गूंज। साल था 2002। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और उसी वक्त देश ने एक वैज्ञानिक को चुना जो न तो राजनेता था, न किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बल्कि एक सच्चा देशभक्त, एक शिक्षक, एक इंसान जो सपनों पर यकीन रखता था। नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब संसद भवन में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित हुआ, सारा देश झूम उठा। स्कूलों में बच्चों ने मिठाइयां बांटी। किसी ने कहा, अब हमारा राष्ट्रपति वो है जो हमें सपने दिखाता है। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खुले और अंदर दाखिल हुए वो व्यक्ति जिनके पास न कोई धन दौलत थी, न राजनीतिक ताकत, पर उनके पास था प्यार और विश्वास का खजाना। वो राष्ट्रपति भवन के हर कोने में सादगी ले आए। वो अपने भोजनालय में कर्मचारियों के साथ खाना खाते, सुरक्षाकर्मियों से उनका हाल पूछते और हर हफ्ते बच्चों के पत्र पढ़ते। कभी कभी वो खुद जवाब लिखते थे, बेटा सपने जरूर देखो, अगर तुम सच में चाहो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। राष्ट्रपति भवन अब महज एक सरकारी इमारत नहीं रहा, वो बन गया था एक प्रेरणा का मंदिर। वो बच्चों से मिलते, उनसे पूछते, तुम्हारा सपना क्या है? किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा सैनिक, किसी ने कहा वैज्ञानिक, और कलाम हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बस ये मत कहना कि मैं कुछ नहीं बन सकता। उनका हर भाषण, हर मुस्कान, हर शब्द देश के युवाओं के लिए एक चिंगारी बन गया। उन्होंने कहा था, युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, वो वर्तमान की ताकत है। 5 साल के कार्यकाल में कलाम ने अपने देश को विज्ञान, शिक्षा और नैतिकता का रास्ता दिखाया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो कभी जनता से दूर नहीं हुए। वो कहते थे, पद से नहीं कर्म से बड़ा बनो। 2007 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने 2 सूटकेस उठाए, एक में किताबें, दूसरे में कपड़े, और बिना किसी तामझाम के राष्ट्रपति भवन से निकल पड़े। वो फिर वहीं लौटे जहां से उनकी असली पहचान शुरू हुई थी, क्लासरूम में। हां, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब फिर से एक शिक्षक बन गए थे। कभी आईआईटी में, कभी स्कूलों में वो बच्चों से कहते, नॉलेज इज पावर बट इमेजिनेशन इज फ्रीडम। और फिर आया वो दिन, 27 जुलाई 2015। कलाम मेघालय के आईआईएम शिलोंग में एक लेक्चर देने पहुंचे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वो मंच पर खड़े हुए, मुस्कुराए, पहले शब्द बोले, लेट अस ड्रीम, और कुछ ही क्षणों बाद वो गिर पड़े। देश स्तब्ध रह गया। एक युग समाप्त हो गया था। पर सच तो यह था, कलाम नहीं गए थे। वो हर उस दिल में बस गए जहां कोई सपना पल रहा था। आज भी जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है तो लगता है जैसे वो कह रहे हों,
देखो, उड़ना कभी मत छोड़ो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी एक इंसान की नहीं, एक विचार की कहानी है। एक ऐसा विचार जो हर भारतवासी के दिल में कहता है, सपने देखो, मेहनत करो और देश को ऊंचा उठाओ। यही था अध्याय 6, जनता का राष्ट्रपति, विंग्स ऑफ फायर का सबसे भावनात्मक और मानवीय अध्याय। कहते हैं, कुछ लोग मरते नहीं, वो समय के पार चले जाते हैं और अपने विचारों में जीवित रहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही एक इंसान थे। साल था 2015। वो अब भी उसी जोश और उसी समर्पण से देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। 27 जुलाई 2015 शाम के करीब 6:30 बजे। स्थान IIM शिलोंग। वो मंच पर खड़े थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेट अस ड्रीम एंड एम हाई। बस इतना कहा ही था कि वो धीरे से झुक गए और जमीन पर गिर पड़े। हॉल में सन्नाटा छा गया। छात्र दौड़े, शिक्षकों ने उठाया, पर वो मुस्कुरा चुके थे। उनकी आत्मा उड़ चुकी थी अपने सपनों के आसमान में। अगले दिन जब देश ने यह खबर सुनी, हर आंख नम थी। हर स्कूल में मौन रखा गया और हर बच्चे ने अपने दिल में कहा, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे सर। उनका शरीर भले ही चला गया, पर उनके शब्द अब भी गूंजते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। रामेश्वरम का वही छोटा बेटा जो एक समय में अखबार बेचता था, अब देश की आत्मा बन चुका था। वो कहते थे, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, लेकिन मेरे सपने कभी गरीब नहीं थे। जब उनका पार्थिव शरीर रामेश्वरम पहुंचा, लाखों लोग उमड़ पड़े। कोई मंत्री नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक सपना जिसे हर भारतीय ने अपनाया था। उनकी अंतिम यात्रा में कई बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, कलाम सर, अब आप आसमान में हमारे सपनों के साथ रहेंगे। और शायद वो वही हैं। जब भी कोई युवा अपने डर को हराकर कुछ बड़ा करने की सोचता है, वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, यस यू कैन। कलाम की विरासत सिर्फ मिसाइलों में नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की आंखों में है जो तारों को देखकर सोचता है, एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगा। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है आत्मविश्वास से आत्मबल तक की। एक छोटे से लड़के की कहानी जो सपनों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपना ईंधन बना लेता है। आज अगर आप भी अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, तो बस याद रखिए, आसमान को छूने के लिए पंखों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक नाम नहीं, एक विचार है जो हमेशा कहता रहेगा, सपने देखो, मेहनत करो और उड़ना मत छोड़ो। यह था अध्याय 7, एक अधूरी उड़ान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मा को समर्पित वो उड़ान जो थमी नहीं, बल्कि हर दिल में जारी है।